बिल्कुल। मतलब हम बात कर रहे हैं ब्रॉनी वेयर के जीवन के उन अनुभवों की जो उन्होंने अपनी मशहूर संस्मरण पुस्तक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, अ लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड बाय द डियरली डिपार्टिंग में साझा किए हैं। इसका जो 2019 वाला संस्करण है हे हाउस पब्लिकेशन का, हम उसी को आधार बना रहे हैं। हाँ, और ये कोई कोई आम संस्मरण नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक ऐसी महिला जिसने अपनी भाग दौड़ भरी कॉरपोरेट जॉब छोड़कर उन लोगों की देखभाल करने का फैसला किया जिनका सफर इस दुनिया में बस खत्म ही होने वाला था। जब मैं इस किताब के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि इसका जन्म दरअसल 2009 में इंस्पिरेशन इन चाय नाम के एक छोटे से ब्लॉग पर लिखे गए एक लेख से हुआ था। सही बात है। और वो लेख रातों रात पूरी दुनिया में इस कदर वायरल हुआ कि मतलब उसने लाखों लोगों को अपने जीवन के फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, और आज ये किताब 31 भाषाओं में छप चुकी है। दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे पढ़ा है। इसके कवर पर एक पीले रंग का डैंडेलियन फूल है और पता है उस पर डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर का एक कोट भी है जहां उन्होंने लिखा है, इस किताब ने मेरी जिंदगी पर गहरा असर डाला। और ये असर लाजमी भी है। आज की हमारी इस विस्तार से की जाने वाली चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हमारा मिशन ये जानना है कि मौत के बेहद करीब पहुंच चुके लोगों की देखभाल करने से, उनके आखिरी पलों का साथी बनने से इंसान को अपनी जिंदगी बिना किसी पछतावे के जीने का क्या सबक मिलता है। बिल्कुल। ये केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शिका है कि जीवन को उसकी पूरी सार्थकता के साथ कैसे जिया जाए। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान का सफर मौत और जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों को खोलता है। मुझे ब्रॉनी की अपनी कहानी बहुत ही मजेदार और कहूं तो अप्रत्याशित मोड़ों से भरी लगी। उनका शुरुआती सफर तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में सालों तक बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद ब्रॉनी तो अंदर ही अंदर गंभीर घबराहट और बेचैनी होने लगी थी। समाज की नजरों में वो एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छी नौकरी थी, लेकिन ब्रॉनी ने लिखा है कि वो 9 से 5 की दौड़ उन्हें अंदर ही अंदर मार रही थी। ये आधुनिक जीवन शैली की एक बहुत बड़ी विडंबना है। अक्सर लोग उसी जद्दोजहद में फंसे रहते हैं। जब इंसान समाज द्वारा बनाए गए सुरक्षित रास्तों पर चलता है तो वो अक्सर अपने दिल की आवाज को मतलब पूरी तरह अनसुना कर देता है। सही कहा। ब्रॉनी का वो कदम जहां उन्होंने उस तथाकथित सुरक्षा को छोड़ने का फैसला किया, वो असल में अपने असली वजूद को बचाने की एक लड़ाई थी। जब लोग लगातार ऐसी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं जो उनके भीतर कोई उत्साह नहीं जगाती, तो वो केवल शरीर से जिंदा रहते हैं। हाँ, और ये आजादी की तलाश उन्हें किन अजीबोगरीब रास्तों पर ले गई, ये पढ़कर तो मैं सच में हैरान रह गया। बिल्कुल, वो बदलाव बहुत नाटकीय था। 1991 में ब्रॉनी ने अपनी वो सुरक्षित बैंक की नौकरी छोड़ी, अपना सारा सामान बेच दिया या माता पिता के फार्म पर रखवा दिया और सिर्फ एक मैप पर देखकर तय किया कि उन्हें नॉर्थ क्वींसलैंड के एक आइलैंड पर जाना है। बिना किसी प्लानिंग के? बिल्कुल, बिना किसी पक्की योजना के। वहां उन्होंने चिलचिलाती गर्मी और बिना एयर कंडीशन वाले एक बहुत ही गर्म किचन में बर्तन धोने का काम किया। वहां उन्हें डिश पिग कहा जाता था। डिश पिग, ये नाम ही कितना। हाँ, लेकिन किताब में उन्होंने बताया है कि उन्हें ये भी पसंद आया कि कम से कम उन्हें ये तो याद नहीं रखना पड़ता था कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है। और फिर बाद में उन्होंने उसी आइलैंड पर एक शानदार बारटेंडर का काम भी किया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रॉनी जानबूझकर ऐसे काम चुन रही थीं जो उनके दिमाग पर हावी ना हो। वो बौद्धिक काम और उस भारी तनाव से बुरी तरह थक चुकी थी। बर्तन धोना या बारटेंडर बनना भले ही शारीरिक रूप से थकाने वाला हो, लेकिन मानसिक रूप से ये उन्हें एक आज़ादी दे रहा था। वो अपनी इस नई आज़ादी और अपनी रचनात्मकता जैसे कि फोटोग्राफी और लेखन, इन सबको जिंदा रखना चाहती थीं। ये बात मुझे तब और भी सच लगी जब मैंने उनकी दुनिया घूमने के किस्से पढ़े। आइलैंड की जिंदगी के बाद वो बिना स्थानीय भाषा जाने यूरोप निकल गईं। वहां से भटकते हुए वो इंग्लैंड पहुंची और जब वो इंग्लैंड पहुंची तो उनकी जेब में, अंदाजा लगाइए, केवल 1 पाउंड और 66 पेंस बचे थे। ओह, इतनी अनिश्चितता। हाँ, कोई कैसे झेल सकता इसे? उन्होंने हैरोड्स डिपार्टमेंटल स्टोर के वाइन सेक्शन में काम करने वाले अपने एक पुराने परिचित नेव को ढूंढा।
उससे रहने की जगह मांगी, कई दिनों तक उसके सोफे पर सोई और उससे 10 पाउंड उधार भी मांग लिए। ये सच में हिम्मत की बात है। बाद में ऑस्ट्रेलिया वापस आकर उन्होंने कई अलग अलग तरह के काम किए। एक काम तो बहुत ही अजीब था। उन्होंने एक एडल्ट मूवी चैनल नाइट मूव्स के कॉल सेंटर में काम किया, जहां लोग मात्र $6.95 के ट्रायल के लिए फोन करते थे। हाँ, उन्होंने सच में हर तरह का अनुभव लिया। और इसी दौरान उनका अपने बॉयफ्रेंड डीन से ब्रेकअप भी हो गया। देखिए, वो ब्रेकअप भी कोई आम अलगाव नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन के मूल्यों में आ रहे बदलाव का नतीजा था। डीन और उनके बीच लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा अंतर आ गया था। ब्रॉनी शाकाहारी बन चुकी थी और जानवरों के प्रति गहरी संवेदना रखती थी, जबकि डीन मांस खाते थे। हाँ, और ब्रॉनी को प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद था, है ना? बिल्कुल। ब्रॉनी को बाहर खुली हवा चाहिए थी और डीन को घर के अंदर रहना पसंद था। ये अक्सर होता है कि जब इंसान अपनी सच्ची पहचान को खोजने के सफर पर होता है, तो पुरानी जीवन शैली और उससे जुड़े रिश्ते पीछे छूटने लगते हैं। और शायद इसी दिल टूटने और लगातार अर्थपूर्ण जीवन की तलाश ने उन्हें उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से असल कहानी शुरू होती है। लिव इन कंपेनियन का काम? हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे करने की ठानी जिसमें गहराई हो। शुरू में शायद ये सिर्फ मुफ्त रहने की जगह पाने का एक तरीका था, लेकिन फिर उनकी मुलाकात इंग्लैंड के सरे में रहने वाली एग्नेस से हुई। एग्नेस की कहानी तो बहुत ही प्यारी है। सरे के एक फार्म पर ब्रॉनी को 80 साल से ऊपर की एग्नेस की देखभाल का काम मिला। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे लगा था कि देखभाल करने का काम बहुत ही उदास और बोझिल होता होगा। लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन एग्नेस के साथ उनकी एक रोजमर्रा की कॉमेडी चलती थी। एग्नेस के नकली दांतों का खो जाना एक नियमित और बेहद हास्यास्पद सिलसिला बन गया था। ये पढ़कर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। बुढ़ापे को अक्सर केवल बीमारी और लाचारी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एग्नेस की कहानी इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देती है। सच में, कभी वो दांत एग्नेस की बूढ़ी जर्मन शेफर्ड कुतिया, जिसका नाम प्रिंसेस था, उसके नीचे दबे मिलते, कभी बुनाई वाले बैग में छुप जाते, कभी फ्रिज के ऊपर रखे मिलते, तो कभी किसी जूते के अंदर। ब्रॉनी को अक्सर प्रिंसेस का पिछला हिस्सा उठाकर देखना पड़ता था कि कहीं दांत वहां तो नहीं है। ये तो एक तरह का गेम बन गया था उनके लिए। हाँ, और एग्नेस का खरीदारी का शौक भी गजब था। वो अक्सर सुपरमार्केट में ब्रॉनी के लिए ऐसी चीजें खरीदने की जिद करती थी जिनकी ब्रॉनी को कोई जरूरत ही नहीं होती थी। जैसे कि वो टूथपेस्ट। बिल्कुल, कोई अजीब और बेकार स्वाद वाला टूथपेस्ट या फिर नए अंडरपैंट्स। और सबसे बड़ी बात, जब एग्नेस बिंगो खेलने जाती थीं तो अपनी सहेलियों के सामने बड़े गर्व से घोषणा करती थीं, कल मैं अपनी दोस्त के साथ बाजार गई थी और मैंने इसके लिए नए अंडरपैंट्स खरीदे। बेचारी ब्रॉनी ये सुन के बस शर्म से लाल हो जाती थी। इन छोटी छोटी और हास्यास्पद लगने वाली बातों में एक बहुत ही गहरा अपनापन छुपा है। एग्नेस ब्रॉनी को सिर्फ एक देखभाल करने वाली के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि उन्हें अपनी एक करीबी दोस्त मानती थी। देखभाल का काम केवल दवाइयां देना नहीं रह गया था, ये दो अलग अलग पीढ़ियों के इंसानों के बीच का एक सहज और प्रेमपूर्ण संबंध बन गया था। और उस दोस्ती और आपसी जुड़ाव का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण उनके भोजन से जुड़े किस्से में भी देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ब्रॉनी शाकाहारी थी। हाँ, बचपन की वो घटना। बचपन में बूचड़ खाने के एक स्कूल ट्रिप ने उन पर गहरा असर डाला था और वो अक्सर गायों के रोने की आवाजों को याद करके बहुत दुखी हो जाती थी। जब एग्नेस ने जानवरों के प्रति ब्रॉनी की इस संवेदना के बारे में विस्तार से सुना, तो एग्नेस ने तुरंत उसी पल शाकाहारी बनने का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, खासकर उस उम्र में जब लोग अपनी आदतों को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। ये दिखाता है कि जब इंसान किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो वो उनके विश्वासों को भी अपनाने लगता है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच भी था। उनके बेटे वाला पेंच? हाँ, एग्नेस का अपना परिवार, विशेष रूप से उनका बेटा बिल, एक कैटल फार्म चलाता था। जब बिल ने ब्रॉनी का इंटरव्यू लिया था तो उसने सबसे पहला सवाल ही यही पूछा था, तुम कहीं शाकाहारी तो नहीं हो क्या? स्थिति काफी तनावपूर्ण हो सकती थी वहां। बिल्कुल। ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा समझौता हुआ। यह तय हुआ कि एग्नेस वीकेंड पर अपने परिवार के साथ मांस खा लेंगी ताकि कोई विवाद ना हो, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन वो ब्रॉनी के हाथों का बना स्वादिष्ट शाकाहारी खाना जैसे नट लव, तरह तरह के सूप और पिज्जा मजे से खाती थी। इस सामंजस्य से ही इस रिश्ते की खूबसूरती है। लेकिन जीवन का हर पहलू एग्नेस के फार्म जितना खुशनुमा नहीं होता। मृत्यु एक अटल सत्य है
और ब्रॉनी को जल्द ही इसके सबसे गंभीर रूप का सामना करना पड़ा। ऐसा ही हुआ। एग्नेस के बाद जब ब्रॉनी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी वापस आईं तो उन्हें एक ऐसे सच का सामना करना पड़ा जिसने उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। रूथ की कहानी? हाँ, उन्हें सिडनी के एक बहुत ही आलीशान इलाके में रूथ नाम की एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम मिला। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है क्योंकि रूथ मौत के बहुत करीब थी। ब्रॉनी को पैलिएटिव केयर का काम मिला, मतलब उन लोगों के साथ आखिरी वक्त बिताना जिनका सफर अब बस कुछ ही दिनों या घंटों में खत्म होने वाला था। और ब्रॉनी को इसका कोई अनुभव नहीं था। कोई अनुभव नहीं। रात के 3 बजे जब रूथ को कमोड पर बैठना होता था तो ब्रॉनी अपनी माँ की दी हुई एक सैटिन की नाइट ड्रेस पहनकर उन्हें संभालती थी। और उस आधी रात के वक्त मौत के इतने करीब होने के बावजूद रूथ अक्सर 30 साल पुरानी डिनर पार्टियों की बातें किया करती थीं। वो याद करती थीं कि किस मेहमान ने कौन सा कप इस्तेमाल किया था या किसने क्या पहना था। मुझे बहुत अजीब लगा। कोई मौत के इतने करीब होकर डिनर पार्टी के कप क्यों याद करेगा? अगर इसको हम एक बड़े नजरिए से देखें तो ये हमारे समाज की एक बहुत ही गहरी और कुछ हद तक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करता है। पश्चिमी समाज ने और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के समाज ने मौत को जीवन से ऐसे अलग कर दिया है जैसे वो कभी किसी को आएगी ही नहीं। एक तरह का डिनायल, बिल्कुल एक सामूहिक इनकार। समाज इस सच को छुपाता है, मृत्यु के बारे में बात करने से कतराता है। इससे इंसान अपनी ही मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त और अकेला रह जाता है। रूथ का उन पुरानी डिनर पार्टियों को याद करना कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। तो वो क्या था? जब इंसान के सामने मौत का एक विशाल और अनजाना अंधेरा खड़ा होता है तो वो अक्सर अपने बीते हुए समय की उन छोटी छोटी और महत्वहीन चीज़ों को मुट्ठी में बांधे रखने की कोशिश करता है जिन पर कभी उसका नियंत्रण हुआ करता था। ये उस दिखावे से चिपके रहने की एक बेबस कोशिश है क्योंकि समाज ने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं कि आखिरी वक्त में इन सब चीज़ों को कैसे छोड़ा जाता है। ये विश्लेषण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और जब रूथ का वो आखिरी पल आया तो वो अनुभव ब्रॉनी के लिए बहुत ही हैरान करने वाला और डरावना था। आखिरी सांस वाला पल? हाँ, ब्रॉनी और एक दूसरी केयरटेकर एरिन रूथ के पास ही थी। रूथ ने ब्रॉनी की आंखों में देखा और उनका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। ब्रॉनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी अचानक रूथ के उस शांत शरीर ने एक बहुत ही लंबी और बेहद तेज सांस ली। ये अक्सर होता है। उस सन्नाटे में वो आवाज इतनी भयानक थी कि डर और सदमे के मारे ब्रॉनी के मुंह से अचानक निकल पड़ा, होली शिट। लेकिन वहां मौजूद दूसरी केयरटेकर एरिन ने बहुत ही शांति से मुस्कुराते हुए बताया कि मृत्यु के समय शरीर का ऐसा करना बिल्कुल सामान्य बात है। मृत्यु के इस भौतिक अनुभव के साथ साथ इस घटना में एक और बहुत ही संवेदनशील भावनात्मक पहलू जुड़ा हुआ है। रूथ की बेटी हेदर अपनी मां के मरने से कुछ ही घंटे पहले घर चली गई थी। हाँ, ये बात मुझे शुरुआत में बहुत अजीब लगी थी। किसी को भी लग सकता है, कोई अपनी मां को उनके आखिरी वक्त में छोड़कर कैसे जा सकता है। ब्रॉनी ने भी पहले यही सोचा था कि शायद हेदर मौत के डर से भाग गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। हेदर ने ये सब डर से नहीं बल्कि बेइंतहा प्यार और भयंकर थकान के कारण किया था। वो अपनी मां को दर्द में तड़पते हुए नहीं बल्कि शांति से सोते हुए ही अपनी यादों में रखना चाहती थी। और बाद में ये भी पता चला कि खुद रूथ ने ही हेदर को वहां से जाने का इशारा किया था ताकि उसकी बेटी को वो आखिरी कष्ट न देखना पड़े। यह हमें सिखाता है कि शोक और विदाई के रूप हर परिवार के लिए अलग अलग हो सकते हैं और हमें बाहरी तौर पर देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। और मौत के बाद भी जीवन किसी न किसी रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। मैंने किताब में पढ़ा कि रूथ के घर में एक सुनहरे जाले वाली मकड़ी रहा करती थी। हाँ, वो मकड़ी वाला हिस्सा बहुत मार्मिक है। बिल्कुल। रूथ की मौत के बाद घर बिक गया और नए मालिकों ने उस घर की पुरानी फ्रिंगी पानी की झाड़ी को काटकर वहां एक शानदार लैप पूल बना दिया। सब कुछ बदल गया था। लेकिन कुछ समय बाद जब ब्रॉनी को वहां बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि उस नए ठंडे कंक्रीट के माहौल में भी प्रकृति ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। प्रकृति हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। ब्रॉनी को वहां वही सुनहरे जाले वाली मकड़ी फिर से दिखी। ये ऐसा था मानो वो मकड़ी रूथ की याद दिला रही हो कि प्रकृति किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे आसपास ही रहती है। और इसी जीवन चक्र में एक बहुत ही अहम पड़ाव आता है समर्पण का, जो हमें इस किताब की एक और गहराई की तरफ ले जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये समर्पण वाली बात हमें स्टेला की कहानी से बहुत अच्छी तरह समझ आती है। स्टेला एक बहुत ही लंबी सफेद बालों वाली और शांत स्वभाव की महिला थी।
वो 40 सालों से योग सिखाती आ रही थी। लेकिन उन्होंने इसे छुपा कर रखा था। हाँ, शुरुआत में उन्होंने समाज के डर से इसे एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर कहकर छुपाया था, क्योंकि उस दौर में पश्चिमी समाज योग को बहुत अजीब मानता था। स्टेला की समस्या ये थी कि वो मरने के लिए पूरी तरह तैयार थीं, लेकिन उनकी मौत आ ही नहीं रही थी। वो बहुत पीड़ा में थीं। वो इस बात से बहुत झल्लाहट में थीं कि जीवन भर ध्यान और योग का कड़ा अभ्यास करने के बावजूद अपने आखिरी समय में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। ये कितना अजीब है ना कि जो इंसान पूरी जिंदगी अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीखता है, अंत में वही नियंत्रण उसके लिए एक बाधा बन जाता है। एक जीवन भर योग और नियंत्रण का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए ये स्थिति सच में बहुत ही पीड़ादायक होती है। स्टेला जाने अनजाने में अपनी मौत के समय और उस प्रक्रिया को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। जो इंसान पूरी जिंदगी अपनी हर सांस पर नियंत्रण रखता है, उसके लिए अचानक सब कुछ छोड़ देना बहुत डरावना होता है। यहीं पर ब्रॉनी ने उन्हें सरेंडर यानी पूर्ण समर्पण का एक बहुत ही गहरा पाठ पढ़ाया। जी हाँ, और ये पाठ उन्होंने कहानी के जरिए पढ़ाया। ब्रॉनी ने स्टेला को अपनी एक पुरानी यात्रा का किस्सा सुनाया। सालों पहले ब्रॉनी अपनी पुरानी जीप के पीछे एक गद्दा डालकर न्यू साउथ वेल्स के तट पर भटक रही थीं। उनके पास बहुत कम पैसे बचे थे उस वक्त। केवल $50 बचे थे। खाना लगभग खत्म हो रहा था और कोई नौकरी नहीं थी। डर और घबराहट पूरी तरह हावी थी कि आगे क्या होगा। लेकिन उस रात जब उनका अपनी परिस्थिति पर से सारा नियंत्रण खत्म हो गया, तब उन्होंने अपने भविष्य को नियंत्रित करने की जिद छोड़ दी और खुद को प्रकृति के सामने पूरी तरह समर्पित कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ये सरेंडर किया, चमत्कार होने लगे। अक्सर लोग समर्पण को हार मानना समझ लेते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर यह एक बहुत बड़ी आज़ादी है। जब आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग नए रास्तों को देखने के लिए खुल जाता है। और ब्रॉनी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। जब वो एक कैरावान पार्क पहुंची तो वहां के मालिक टेड ने उन्हें मुफ्त में वैन नंबर 8 रहने को दे दी। टेड ने बहुत ही भावुक होकर कहा था, अगर मेरी बेटी कार में सो रही होती तो मैं भी यही उम्मीद करता। इंसानियत अभी भी जिंदा है। बिल्कुल। अगली सुबह सूर्योदय के समय समुद्र में डॉल्फिन को पानी में खेलते देखना और फिर अचानक मेलबर्न में एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिल जाना, ये सब तभी मुमकिन हुआ जब ब्रॉनी ने चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करना छोड़ दिया। यही कहानी उन्होंने स्टेला को सुनाई। ये कहानी इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि समर्पण या सरेंडर का मतलब कमजोरी नहीं है। इसमें बहुत हिम्मत लगती है। जब परिणामों को लगातार नियंत्रित करने की कोशिश का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब सब कुछ सौंप देना ही एकमात्र रास्ता बचता है। स्टेला को समझ आ गया कि अब उस नियंत्रण को छोड़ने का समय आ गया है। और जैसे ही स्टेला ने उस नियंत्रण को छोड़ा, उनकी आखिरी विदाई सच में बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी हो गई। किताब में बताया गया है कि एक दिन स्टेला ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली, छत की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी मुस्कान तैर गई और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गईं। एक बहुत ही मार्मिक पल। मौत के बाद स्टेला के पति जॉर्ज ने ब्रॉनी को स्टेला का एक कार्डिगन भी दिया। जॉर्ज का वो प्यार और वो कार्डिगन सौंपने का दृश्य दिखाता है कि इंसान के जाने के बाद भी उसका प्यार चीजों और यादों के रूप में पीछे रह जाता है। इन सभी कहानियों पर गहराई से विचार करने पर जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये है कि इंसान को अपनी असली पहचान के साथ जीने की हिम्मत जुटानी चाहिए। समाज हमसे क्या उम्मीद करता है, हम कौन सी सुरक्षित नौकरी करते हैं, ये सब अंत में कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हमें इस आज़ादी और इस हिम्मत को महसूस करने के लिए मौत के बिस्तर तक पहुंचने का इंतजार आखिर क्यों करना चाहिए? रूथ के साथ मौत के सच का बिना डरे सामना करना सीखा और स्टेला की कहानी से जीवन में समर्पण का असली अर्थ जाना। ये जिंदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है ना? तो जरा सोचिए, अगर मौत को बिल्कुल करीब से देखने से इंसान के मन से समाज की सारी उम्मीदों और दिखावे का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, तो आखिर वो कौन सी चीज है जो एकदम स्वस्थ और जिंदा रहते हुए भी इंसान को उन खोखली उम्मीदों की जंजीरों से जकड़े रखती है? आज इसी पल समाज की वो कौन सी एक झूठी उम्मीद या दिखावा है जिसे कोई भी इंसान हमेशा के लिए छोड़ सकता है, ताकि भविष्य में पीछे मुड़कर देखने पर कोई पछतावा ना हो? शायद यही वो विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से मंथन करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत अध्ययन को यहीं विराम देते हैं।